हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, आज के हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स के बारे में। इससे पहले के सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था और आज के इस सेशन में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। अगेन, हमारा जो सेशन है ये, इसमें केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है, रादर हमारा पर्पस ये होगा कि क्वेश्चंस के हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया जाए। ओके। और दूसरी बात, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों को ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो कैलकुलेशन को लेकर होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैप्टर में बहुत लेंदी कैलकुलेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हमारा ये भी पर्पस होगा कि यार आपको कैलकुलेशन का जो सबसे बड़ा जो टेंशन होता है इस चैप्टर में, उस कैलकुलेशन के डर से बाहर किस तरह से निकाला जाए। फॉर दैट पर्पस आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू यूज एनी कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो दैट आई कैन मेक यू लर्न हाउ टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस को करेंगे, बिल्कुल जो भी कैलकुलेशन आएंगे उसको मैं भी कैलकुलेटर की हेल्प से ना करके मैनुअली सॉल्व करूंगा, ताकि आप भी समझ सको कि यार कैलकुलेशन किस तरह से करना है। और इसलिए ये जरूरी हो जाता है इस चैप्टर में कि यार थोड़ा सा जहाँ पे भी कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाए, पेशेंस बनाए रखना। यही एक जरिया है, यही एक मेथड है जहाँ आप अपने सिली मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हो। ओके। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं हम। आप पहले तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जब नहीं होता है तो आपको सॉल्यूशन पे आना ही पड़ेगा। बाय द वे, यदि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी जाते हैं ना, एक बार सॉल्यूशन जरूर देखना, 2x में करके देख लेना, जिससे कि यार कुछ हो सकता है नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। बाय द वे, सवाल हमारा क्या है? इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x। देखिएगा, बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट बोर ऑर्बिट का में जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपको गिवन है x। आगे बोला क्या गया है, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट इज। आपको स्पीड ही बताना है, बट थर्ड बोर ऑर्बिट में बताना है। तो आपको यार फॉर्मूला बस और बस याद होने चाहिए। वी एन का फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट इंटू जेड अपॉन, ये होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड दिया है और z का वैल्यू, हम हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो z का वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट का दिया तो n का वैल्यू 1 भी, और ये v1 का वैल्यू दिया x। मतलब यहां से आपको जो v0 का वैल्यू है वो x आपको गिवन था सवाल में। ओके। अब आपसे बोला गया था सवाल में द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड बोर ऑर्बिट। थर्ड बोर ऑर्बिट में क्या हो जाएगा? v0 z अपॉन n। थर्ड ऑर्बिट का बात हो रहा है तो v0 को आप x से रिप्लेस कर दो। हाइड्रोजन एटम की ही बात हो रही, कोई दूसरा एटम तो नहीं बोला गया मेंशन है, तो हाइड्रोजन एटम ही मैं ले लूंगा। n का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट के लिए बात हो रहा है, तो इस तरह से थर्ड ऑर्बिट में जो स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या आ रहा है? x अपॉन 3। तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका ऑप्शन बी, x अपॉन 3। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस और बस फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने पहले बताया था फॉर्मूलाज आप एक जगह कहीं लिस्ट करके रख लें। ओके। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर ये 19 था, क्योंकि 18 क्वेश्चन हमने मूल कॉन्सेप्ट के डिस्कस किया था और ये पीपीटी जो है वो एक साथ बनाया गया था, इसलिए ऐसा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑफ द फॉलोइंग transitions in hydrogen atom, the one which gives an absorption line of lowest frequency is। यहाँ पे देखिए कुछ ट्रांजिशंस दिए गए हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है, वो लोअर से हायर में जा सकता है या हायर से लोअर ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो कुछ ट्रांजिशंस यहाँ नीचे दिए गए हैं, आपको बताना है द वन विच गिव्स एन एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब इसमें से एब्जॉर्प्शन लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी बात लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एब्जॉर्प्शन लाइन। तो दो चीजें, एक तो एब्जॉर्प्शन लाइन होना चाहिए और दूसरा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी इस क्वेश्चन में। तो पहली बात तो एब्जॉर्प्शन कब होता है ये आप समझो। एब्जॉर्प्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की ओर जा रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रेडिएट होती है। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ रहा है। तो एक चीज क्लियर है, यहाँ एब्जॉर्प्शन लाइन केवल और केवल कौन सा होगा, जरा देखिए ऑप्शन में 1 से 2, ये लोअर से हायर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है। 3 से 8 ये भी हो सकता है। 2 से 1 नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी। 8 से 3 यहाँ पे भी नहीं होगा। तो यहाँ से आपने क्वेश्चन को 50-50 बना दिया, बहुत ही सिंपल था। अब आगे हमें क्या देखना था? लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले लाइन को देखना है। तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, इस चीज को समझते हैं। तो ये देखिएगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम।
तो रिडबर्ग्स फार्मूला पढ़े होगे। रिडबर्ग्स फार्मूला में 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, आर एच, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये 1/लैम्डा जो है ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो जरा सोचिए यहीं पे, क्या इसको हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो ये 1/लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/लैम्डा होता है। तो कुछ नहीं, आपको इसी 1/लैम्डा को c/लैम्डा बनाना है, यानी कहने का मतलब इसी में c से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। c से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ये आर एच इंटू सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो ये मैंने फार्मूला कैसे बनाया, फ्रीक्वेंसी का समझ में आ रहा है। तो आप इस फार्मूला के हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। अब लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट कब होगा, ये वाला वैल्यू जब लोवेस्ट आपको मिलेगा तब आपका फ्रीक्वेंसी भी लोवेस्ट होगा। बात समझ में आ रही। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रहा तो z का वैल्यू 1 है, तो सिंपली आप 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इसी के लिए आपको चेक करना है, ये वैल्यू को सबसे स्मॉल बनाना है। तो दो ही ऑप्शन आपके पास था, ऑप्शन ए और बी, दो में से कोई एक आंसर होगा। तो आप वैल्यू पुट करके देख लो कहाँ पे ये वाला वैल्यू मिनिमम आ रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे, पहले ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ पे रख के देखते हैं। 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, n2 का 2 का स्क्वायर है, इसे सॉल्व कर लोगे तो 1/1/4 ये आ जाएगा 4 - 1 3/4। क्लियर। चलिए, ये तो ऑप्शन ए से 3/4 आया। ऑप्शन बी का जो वैल्यू है 3/8, ये हम लोग अब रख के देखते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर, 1/9 माइनस 1/64। देखो यार, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ना, कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, ताकि आपको भी समझ में आए यार क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेटर के किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को मैनुअली सॉल्व करूंगा। 64 × 9, और यहाँ पे 64 - 9 हो जाएगा, दैट इज 55 बचेगा। ओके, अब इन दोनों में से छोटा वैल्यू आपको देखना है यार। तो छोटा वैल्यू आप देखने के लिए क्या करो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1/4 था, ये 3 को आप 4 के नीचे ले आओ। इससे आपको क्या पता चला कि यार ये 4/3 का वैल्यू जो है 1.33 आ जाएगा। 4/3 1.33 होता है। अच्छा, ये वाला वैल्यू को जरा ध्यान दो, इसको भी मैं क्या करूंगा, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 6 जा 54, ये 56/50, यही आ रहा होगा। ये देखो नीचे दोनों न्यूमरेटर में 1 और 1 है, तो डिनोमिनेटर वाला टर्म को आपको बस कंपेयर कर लेना है, वहां से आप बता दोगे भाई कौन सा वैल्यू छोटा है। तो डिनोमिनेटर को कैसे कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू जरा देखो और बताओ ये वाला वैल्यू क्या आएगा। 55 है, 55 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 550 हो जाता, बट ये 576 है, मतलब कि ये वैल्यू 10 से भी बड़ा आएगा। यानी जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म आपको मिलेगा वो 10 से एक बड़ा वैल्यू मिल रहा है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला वैल्यू 1.33। आप बताएं कौन सा वैल्यू छोटा होगा, तो ये वाला वैल्यू आपको ओवरऑल छोटा वैल्यू मिलेगा। डिनोमिनेटर नीचे वाला टर्म यदि छोटा है तो ये बड़ा वैल्यू देगा, नीचे वाला टर्म बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू ओवरऑल छोटा हो जाएगा। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको बताना था, कहाँ आ रहा है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सेकंड में। बात समझ में आई। तो यार कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको मिलेगा इस चैप्टर में, डरना नहीं है, पेशेंस रख के सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो सवाल पढ़ते हैं, एक बार आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना खुद से। If the total energy of an electron in hydrogen-like atom in excited state is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखेंगे टोटल एनर्जी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किस ऑर्बिट में है ये नहीं पता है, बस किसी भी ऑर्बिट में है। देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा का फॉर्मूला याद होनी चाहिए, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा के लिए आपको क्या चाहिए होता है, h/mv, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट यार यहाँ पे v जो है h/mv, ये v किस ऑर्बिट का है ये आपको नहीं पता। यदि किस ऑर्बिट में आप बात कर रहे हो ये पता चल जाए तो v जो वेलोसिटी या स्पीड है उस ऑर्बिट का वैल्यू रख दोगे तो आपको लैम्डा पता चले। h और m, h तो कांस्टेंट होता है, m क्या लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लोगे। तो बाकी चीजें तो कैलकुलेशन में टेंशन देने वाली बात नहीं है, बस वेलोसिटी का नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये -E0 Z² अपॉन n²। En का वैल्यू दिया है -3.4,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, ई नॉट का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 होता है। ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जेड क्या ले लोगे, तो जेड हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो कोई बात नहीं यार, जेड स्क्वायर ही ले लेते हैं। एन का वैल्यू आपको नहीं पता, तो यहां से आप एन स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन -3.4, माइनस माइनस गया, पॉइंट गया, ये 4 से आपका वैल्यू कट जाएगा, ठीक है ना। ये सब वैल्यू थोड़ा सा याद रखिएगा, 3.4, 7.8 मतलब 6.8, ये सारे वैल्यू थोड़े से मतलब कि कॉमनली यूज्ड वैल्यू होते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इसलिए ये सारे आप कैलकुलेशन यदि याद रखते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। तो n का वैल्यू 2z आ गया, ठीक है। z यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, कौन सा आइटम है हमें नहीं पता, इसलिए मैंने z मान लिया। बाय द वे इस सवाल को यदि आप हाइड्रोजन आइटम मान के बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि वो z फाइनली कट जाने वाला है, ठीक है। चलिए बाय द वे हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। सवाल हमारा क्या था, क्या निकालना था, क्या कैलकुलेट करना था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, यही करना है। तो h का वैल्यू 6 एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो 6.626 होता है इंटू 10⁻⁻34। m क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम रख देंगे जो कि एक्चुअल वैल्यू होता है 10⁻31 kg, और v जो v होगा वो v नॉट z अपॉन n होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू 6.626 को मैं 6.6 लेकर ही सॉल्व करता हूं। ऑप्शन से जरा आप देखेंगे, 10 का पावर -10, -12, 10, और ये 6.6, 3, 5, 9.3 है, ठीक है। ये तो चलो पावर में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों पावर में सेम है, और 6.63, तो हम थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लेके चलते हैं। जहां लगेगा कि यार अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगा तो फिर हमें एक्जैक्ट वैल्यू लेकर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बाय द वे जो भी कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू आपको एग्जाम में दे दिया होता है। तो 6.626 है, मैंने उसको 6.6 ले लिया, 10⁻34। भाई देखो स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्टेप्स मैंने बता दिया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एक तरह से मैथमेटिक्स पार्ट है, वो आप खुद से भी आप कर सकते हो। बाय द वे कैलकुलेशन को देखो किस तरह से करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। V नॉट का वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 2.18 होता है इंटू 10⁻6 Z अपॉन n, n का वैल्यू क्या लेना था, 2Z। तो देखो यार ये Z कट गया, कोई भी सा एटम होता वो कट जाता। अब आपके पास बस और बस कैलकुलेशन बचा यार, इसे ही आपको सॉल्व करना है। तो पहले तो यार 10 का पावर देखो यार, 10 का पावर क्या बचेगा, ऊपर जो वैल्यू मिलने वाला 6.6 बचेगा, 9.1, नीचे 2.18, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, ओके। 10 के पावर में क्या मिलेगा, 10 -34 है, और ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो -3, और ये 6 -9 यहां से आ रहा है, ठीक है, -9 आ रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए यार यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 6.6 है, ये 9.1 को पहले तो यार 9 बना दो, 6.6 इंटू 2, 6.6 इंटू 2, 9.1 को 9 बना देता हूँ। 2.18 जो है ये 9 है, 2.18 जो है इसको मैं 2 ही लिखता हूँ क्योंकि ये 2 के ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। और यहाँ से 10⁻⁻9 आ रहा था, ये 2 को 2 से उड़ाओ, ये 9 को जब उड़ाओगे 6.6 और नीचे 9 है तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 3 कैरी, 9 3 जा 27, अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा आ रहा है, 10⁻⁻9। इसको 7.3 बनाओगे तो 10 का पावर में क्या आ जाएगा, यदि 7.3 बनाओगे तो 10 के पावर में क्या आ जाएगा, एक और डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो ये माइनस, तो 7.3 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है। इस ऑप्शन के ज्यादा क्लोज ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है इसमें से, तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो होगा वो ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है। कैलकुलेशन अब देखो मैंने 6.626 लिया था, तो 6.626 की जगह पे 6.6 ले लिया, तो वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो गया। 2.18 को मैंने 2 ले लिया, 9.1 को मैंने 9 ले लिया, तो इस तरह से जो वैल्यू आ रहा है कैलकुलेट करके वो 7.3 आ रहा है। तो यदि हम एक्चुअल वैल्यू भी लेते तो वो 3 तक ना पहुंच के उतना दूर तक नहीं जाएगा, 6.6। अब बाई द वे एक्चुअल कैलकुलेशन करना हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एक मैंने अप्रॉक्सीमेशन यूज करके फाइनल आंसर तक पहुंच गया, और इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये 6.6 इंटू 10⁻⁻10। ओके चलिए, तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20
चलिए नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 to the power minus 17 joule of light energy is needed by the interior of human eye to see an object, the photons of green light lambda equal to 550 nanometer needed to see the object are। तो देखिएगा सिंपल सा सवाल है, खुद से वीडियो पॉज करके करें, ये क्वेश्चन आप लोगों से हो जानी चाहिए। तो 10 to the power minus 17 joule of light energy is needed by the interior of human eye to see an object। तो आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो इतना जूल वाला लाइट के लिए जरूरत है। The photons of green light needed to see the object। ये photons, number of photons यहाँ पे होगा, ठीक है ना, to the number of photons of green light, यानी ग्रीन लाइट जिसका वेवलेंथ इतना है, उसे कितने फोटोन्स की जरूरत पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ताकि आपको इतना एनर्जी मिल जाएगा। तो ग्रीन लाइट के हेल्प से देख रहे हैं, तो ग्रीन लाइट के कितने फोटोन्स की जरूरत पड़ेगी यदि आपको उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इतना लाइट की जरूरत पड़ रही है। तो सीधा सीधा सा फंडा है, ये आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े होंगे, E इक्वल टू एन इंटू एच एफ। अब यहाँ पे n इंटू एच एफ का जगह पे आप क्या लिख सकते हो, c बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी आपको तो दिया ही है, एनर्जी आपको गिवन है, E का वैल्यू कितना दिया है यहाँ से 10 to the power minus 17। नंबर ऑफ फोटोन्स आपको बताने हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ ग्रीन लाइट नीडेड, तो बताने हैं। H का वैल्यू आप क्या ले लोगे, एक्चुअल वैल्यू तो इतना होता है C अपॉन लैम्डा, C का वैल्यू 3 इंटू 10 to the power 8 और लैम्डा कितना दिया 550 नैनोमीटर, नैनोमीटर मीन्स 10 to the power minus 9 मीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो n का वैल्यू निकालना है, तो n के लिए आप क्या करोगे, तो 6.626 है, इसको 6.6 कर दो, कैलकुलेशन और इजियर हो जाएगा। चलिए देखेंगे n इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 to the power minus 17, n इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू इधर ही रहेगा, ये नीचे वाला यहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो माइनस 17, ये 550 10 to the power minus 9 होल डिवाइडेड बाय में आएगा 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो देखेंगे क्या आता है सॉल्व करके। -17 और -9, पहले तो एक काम करो यार, 550 पावर वाले को मैं एक बार अलग से लिखूंगा, 550 नीचे आ रहा 6.6 और 3 बच रहा। अब इधर 10 का पावर वाले जो टर्म्स है उसको लिखते हैं। -17 और -9 कितना हो जाता है, -26, -26 और ये ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अच्छा ये पूरा का पूरा कट जा रहा है, देख लो यार, -34 ये +8 करोगे तो -26 और ये भी पूरा का पूरा जो टर्म है वो कट जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा टर्म कट जाएगा, खत्म। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा। अब 11 से देखो, 11 6 जा 11 5 जा, ये 50 आ रहा है। फर्दर कोई वैल्यू कट रहा है तो काट दीजिए आप, 2 से 2 3 जा, 2 से 25 जा, तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपको 250 अपॉन ये 3 और 3 9 आ रहा है। तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 2 जा 18, 7 70, 9 7 जा 63, 7 कैरी 70, फिर 9, ये अप्रॉक्सीमेटली जो आ रहा है वैल्यू वो 27.7 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो जो एक्चुअल आंसर हो जाएगा वो इसके क्लोज आंसर कौन सा दिख रहा है, 28। तो इसलिए इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 28। क्लियर। तो अगेन क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो पार्ट है ना वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम करे, तो इसलिए कैलकुलेशन के लिए आपको पेशेंस रखना, यही एक क्या रामबाण तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमारा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट orbit of hydrogen atom is -13.6 electron volt. The possible energy values of the excited state for electrons in both orbits of Li2 plus ions is और R। तो चलिए देखते क्या है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका एनर्जी आपको दिया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोथ ऑर्बिट ऑफ Li+2 आयन बताना है। तो Li+2 आयन के लिए एनर्जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, -C0 इंटू Z² अपॉन N², ये लिख सकते हैं। -E0 इंटू
अब लिथियम है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला होता तो n का वैल्यू 2 ले लेते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला होता है तो n का वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट जब बोला जा रहा होता है तो n का वैल्यू एक बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 2 लेते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 3 लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए तो फिलहाल यहाँ पे ये कट कैसे गया यार अपने आप। तो यहाँ Z3 का स्क्वायर अपॉन n आ रहा, तो ये 9 माइनस 9 ई नॉट बाय ऐसा, ठीक है। ये Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आएगा, सॉरी, ओके। अच्छा, पहला जो वैल्यू दिया था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो वहां से फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम से ई नॉट Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, तो ई नॉट Z हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस ई नॉट है, और ये वैल्यू कितना दिया गया -13.6। तो इस तरह से ये ई नॉट का वैल्यू आपको यहाँ से दे दिया गया 13.6, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे भी आप लोग याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम का होता है उसमें ई नॉट का वैल्यू 13.6 होता है, तो इनडायरेक्टली आपको इसने दे दिया। अब आपको क्या करना है, लिथियम के लिए निकालना था, तो -9 इंटू ई नॉट का वैल्यू दिया 13.6 और अपॉन n का स्क्वायर है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, या एक काम करते हैं, n का वैल्यू हमें हिट एंड ट्रायल से एक्साइटेड स्टेट बोला है तो n का वैल्यू 1 आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट बोला है तो वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोला जा रहा हो तो n का वैल्यू कम से कम 2 तो लोगे। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से। यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो n का वैल्यू 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 2 पुट कर दिया, ये आप समझ जाओगे। इसको आप देखो थोड़ा सा काट के, 4 3 जा 12, 1 16, 4 4 जा 16, ये आ रहा है। इसको आप सॉल्व करो, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आ रहा है n का वैल्यू 2 पुट करने पे वो आ रहा है 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा, क्या और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, ये भी एक ऑप्शन है। तो यदि मान लीजिए हम n का वैल्यू 3 लेते हैं, यदि n का वैल्यू मैं 3 लेता तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता 9, 9 9 कट के आंसर आ जाता -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ से आप देख सकते हो, यदि मैं n का वैल्यू या n का वैल्यू 3 ले लेते या n का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से 13.6 अपॉन n स्क्वायर, n का वैल्यू हम यदि 3 लेते तो 3 का स्क्वायर 9, ये कट के क्या आ रहा है आंसर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है। क्लियर है? क्या ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है क्या? एक और वैल्यू लेके देख लें, चलो यार देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए। बट E4 की बात करेंगे, -13.6 इंटू Z का स्क्वायर है 9 और अब n का वैल्यू 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 से पहले काट दो, 4 4 जा 4 3 जा 12, 1 16, 4 4 सा इतना, फिर 2 से 2 जा ये 1.7, ठीक है ना। अब इसे आप सॉल्व कर लो, 9 7 जा 63, 6 9 6 15, 15.3 अपॉन 2, तो E4 का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, ये -6.65 वोल्ट आ रहा है। तो देख सकते हो कि ये जो आपका E4 का वैल्यू वो -7.64 है, तो ये तो नहीं आएगा 3.4। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा यार एक्साइटेड स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, उम्मीद है कि यार आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। सवाल क्या कहता है, an electron has velocity x meter per second. For a proton to have the same de Broglie wavelength, the velocity will be approximately. तो ये सवाल क्या कहता है कि यार कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड दिया है। अब हमको किसी प्रोटॉन के लिए बात करना है, सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ होना चाहिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता क्या है, h अपॉन यही होता है। मान लीजिए हम ये प्रोटॉन के लिए लिख रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी या स्पीड भी जो होगा वो हम लोग प्रोटॉन का पुट करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के लिए जब बात करेंगे तो फिर दोनों का वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आएगा।
क्लियर? ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। सवाल में कह दिया गया टू हैव द फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी लैम्डा पी और लैम्डा ई दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमारी दिक्कत ही दूर हो गई भाई। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, h बाय एम पी वी पी इक्वल टू h बाय एम ई वी ई। आपको बताना है कि यार सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए इस प्रोटॉन का, ये बताना है। यानी एक तरह से आपको वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन वी पी निकालना है, बस यही काम है यार। तो क्वेश्चंस बस और बस ये एक्सप्रेशन लिखने आना था बाय द वे, उसके बाद तो आप क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से एच उड़ा दीजिए आप यार। वीपी इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से इक्वेशन, वीपी को इधर भेज दो, बाकी टर्म को इधर भेज दो। वीपी इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी सवाल में दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या मान लेना है, x मीटर पर सेकेंड। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय वेलोसिटी मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये रेशियो आपको यार याद रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास बाय प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन का मास होता है ये याद रखिएगा वो 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और नहीं तो फिर आप यार एक्चुअल वैल्यू पुट करो यार, मास ऑफ प्रोटॉन का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻² kg, और इलेक्ट्रॉन का जो एक्चुअल मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो एक्चुअल वैल्यू भी पुट करोगे तो आप यहीं पे पहुंचोगे। इससे अच्छा है कि यार ये रेशियो आप याद रखिए, काम आएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकालना था, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन करोगे तो ये 1840 को नीचे ले जाओ इनटू x, तो जो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और जो कि आप देख सकते हो कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन x/1840। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। याद नहीं होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है। पेशेंस के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है ये। चलिए सवाल है द एनर्जी, देखो क्वेश्चन बहुत सारे जगह आपको दिखेंगे, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इन Cl2 is 242 kilojule per mole. The longest wavelength of light capable of breaking a single ClCl bond is। हाँ, तो सारे कांस्टेंट के वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये 10⁻23 होंगे। ये सब सिली मिस्टेक जो प्रिंटिंग में है थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड इज इतना द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल ClCl बॉन्ड। यानी ClCl बॉन्ड को आपको तोड़ना है, तो ClCl बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो आप एनर्जी दोगे इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये फोटोन के पास ही तो एनर्जी होता है। तो जो फोटोन उस ClCl बॉन्ड को तोड़ रहा होगा, उस फोटोन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का एक तरह से मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा जब लॉन्गेस्ट होगा तो एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी वाला फोटोन आपको कौन सा देना पड़ेगा जिससे कि वो ClCl बॉन्ड टूट जाए। तो यार देखो सिंपल सा सवाल है। तो सबसे पहली बात, 1 मोल ऑफ ClCl बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कितना लग रहा है, 242। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। इतने ClCl बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी आपको लगाना पड़ रहा है, 242 किलो जूल। अरे यार 242 किलो जूल, तो किलो जूल को मैंने जूल में लिख दिया। ये 1 मोल ClCl बॉन्ड को तोड़ने में, एक सिंगल ClCl बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लग रही है आप निकाल लो, और एनर्जी निकाल लोगे तो उस एनर्जी से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो इस इक्वेशन को यूज करके। सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन गया ये। तो 1 ClCl बॉन्ड को तोड़ना हो तो कितना आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो इतना अपॉन अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ऑप्शंस को आप ध्यान से देखो, तो ऑप्शंस में गैप फिर भी अच्छा सिग्निफिकेंट गैप है, ठीक ठाक गैप है। तो आप ऐसे में आसानी से 6.022 को 6 लिख के सॉल्व कर सकते हो। तो यार मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू को ले लेता हूं 242 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा, और ये आएगा 6 का अप्रॉक्स, ठीक है, इतना जूल। अब इसी एनर्जी को वेवलेंथ से रिलेट कर देना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाई वैल्यू बस पुट कीजिए, आंसर निकालिए 6.6। h का वैल्यू दिया तो नहीं है तो ले लीजिए 6.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ले लीजिए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और होल डिवाइडेड बाय ई। एनर्जी क्या आ रहा था, तो एनर्जी ये आ रहा था यार, तो ये आपको वैल्यू रखना पड़ेगा 242 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, और ये बाई 6, ये बाई 6 को ऊपर भेज दो यार, ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बस इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यार मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। देखो यार जो कट रहा होगा उसे तो पहले काट के हटा ही दो। एक काम करो, ये 242 है ना, थोड़ा सा देखो यार मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे इजियर बनाने के लिए, क्योंकि ऑप्शंस में गैप ठीक ठाक दिख रहे हैं, अच्छे खासे गैप दिख रहे हैं। 242 को देखो यार मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ। 242 को मैं 240 बना दे रहा हूँ, ये कलर चलेगा नहीं, क्या बना दिया, 240 बना दिया, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया हूँ यार, आप समझ रहे होगे, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ मैं। 240 बना देंगे तो यहाँ से 6 से 4 जा 1 0, 6 1 जा 1 जा, ये उड़ गया। आगे और कुछ उड़ाने के लिए बचा है, चलो 2 से इसको उड़ा दो, 2 से ये 20 है और ये 2 से 3 सा, चलिए और कुछ नहीं। अब 11 3 और 3 3 3 जा 9, और 11 और इंटू 9 99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और 8 करोगे तो माइनस 26 मिलेगा। माइनस 26 और एक माइनस 20 नीचे है, तो माइनस 26 प्लस 20 है माइनस 6 हो जाएगा। और बाएं में अभी एक नीचे 0 और 0, मतलब 2 पे 2 0 है लगा हुआ। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 99 इंटू 99 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। इसे थोड़ा मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये लगभग 100 हो चुका है यार, लगभग 100 हो चुका है। तो एक काम करता हूँ मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले लेता हूँ, मतलब 100 का मतलब 50 के अप्रॉक्स आ रहा है, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। आपको आंसर नैनोमीटर मिलाना है, नैनोमीटर का मतलब -9, तो उसके लिए -1 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, ये -1 अब देखना ये वाला जो टर्म है ये -9 बच जाएगा, और ये -1 यहाँ पे जाएगा, तो ये 500 इंटू 10 टू द पावर -9, और 500 -9 को nm लिख दोगे तो ये नैनोमीटर, यानी 500 नैनोमीटर के आंसर अप्रॉक्स आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे सही होता हुआ, तो 500 नैनोमीटर के जो सबसे क्लोज आंसर है वो ऑप्शन डी है, 494 नैनोमीटर। तो भले ही कैलकुलेशन ज़्यादा था, बिना कैलकुलेटर के हेल्प से, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के हेल्प से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आप भी कोशिश करें यार, बिना कैलकुलेटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये हैबिट में जरूर डालें, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी, कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट ये बस 2 लाइन का था, 2 लाइन में कॉन्सेप्ट फिनिश, इसके बाद जो है वो आपका बस और बस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो किस तरह से यार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आप लोग थोड़ा सा समझोगे। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे बहुत सारी जगह। चलिए सवाल क्या है, a gas absorbs a photon of 355 nanometer and emits at 2 wavelengths. If one of the emission is at 680 nanometer, the other is at, तो देखो क्या हो रहा है, कोई गैस है, सैंपल ऑफ गैस है, इट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन, यानी एक फोटोन एब्जॉर्ब किया जिसका वेवलेंथ दिया था 355 नैनोमीटर, एंड इट एमिट्स एट 2 वेवलेंथ, और ये गैस एब्जॉर्ब किया और फिर एमिट कर दिया। यदि एक एमिशन जो है वो 680 नैनोमीटर पे हो रहा है, तो अदर एमिशन किस वेवलेंथ पे हो रहा होगा ये आपको बताना है। तो देखो यार इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, ये सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बेस्ड है, मतलब इसने जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उतना ही एनर्जी इसने एमिट कर दिया होगा, बस और बस यही फंडा लगाना है। तो एनर्जी जो इनिशियली रहा होगा E1 मान लेते हैं, जो एनर्जी स्टार्टिंग होगा ये E2 प्लस E3, E1 को आप hc बाय लैम्डा 1 लिख दो, E2 को hc बाय लैम्डा 2 लिख दो, और ये hc बाय लैम्डा 3 लिख दो। एनर्जी मैंने कंजर्व करवा दिया, जो इनिशियली इस पर एब्जॉर्ब एनर्जी जो हुआ है वही एनर्जी एमिट हुआ होगा, तो ये एनर्जी ये E1 मान लेते हैं, इसको लैम्डा 2 मान लीजिए, और ये लैम्डा 3 जो कि आपको फाइंड आउट करना है। h से यहाँ से कट जा रहा होगा, तो 1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2, इसको माने 680 नैनोमीटर, प्लस ये लैम्डा 3 होगा ना, लैम्डा 3 जो कि आपको नहीं पता, और लैम्डा 1 तो आपको पता है 355 नैनोमीटर। तो एक काम कीजिए यहाँ पे 355 लिख दीजिए आप,
चलिए लैम्डा 1 की जगह पे क्या लिख देंगे हम 355। इसे आपको बस सॉल्व कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 बाय लैम्डा 3 यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1 बाय लैम्डा 3 इक्वल टू, तो 1 बाय 355 माइनस 1 अपॉन 680। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा 3 इक्वल टू, ये एलसीएम ले लो यहाँ पे, 355 इंटू 680, ऊपर क्या हो जाएगा 680 माइनस 355। तो यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा 3 इक्वल टू क्या मिलेगा? ये 355 680, ऊपर माइनस करोगे तो 10 में से गया 5 5, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 3 गया 325। ये 1 बाय लैम्डा 3 आया। आपको तो लैम्डा निकालना था ना, तो लैम्डा 3 इक्वल टू क्या लिखोगे? लैम्डा 3 जस्ट इसको रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, 355 इंटू 680 अपॉन में 325, बस और बस ये। अब देखो ऑप्शंस को हम देखेंगे, ऑप्शंस में गैप जो है, डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अगेन आप इजीली अप्रोक्सीमेशन करके क्वेश्चंस के आंसर्स तक पहुंच सकते हो। तो लैम्डा 3 इक्वल टू, एक काम करा जाए, इसको 355 को 350 बना दीजिए। मैं अलग पेन से यूज कर लेता हूँ। इसको 350 बना दिया। क्यों बना दिया? आंसर बहुत क्लोज ही आएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। 25 के टेबल में दोनों को उड़ाओ, 25 1 जा 7 बचा 7 75, 25 3 जा, 25 के टेबल में उड़ा रहा हूँ मैं। 25 1 जा 10 बचा, 10 और 100 100 हो गया, 25 से 4 जा। और ये अच्छा यहाँ से देखो 13 से भी लगभग 13 5 जा 65 होता है, 13 5 जा 65, 330, 13 2 यानी लगभग ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 14 2 जा 26, सॉरी 14 2 जा 28, 2 कैरी 14 5 70, 70 और 2 72, ये 728 हो रहा है। 728 यूनिट क्या रहने वाला है? नैनोमीटर। अब इसके सबसे क्लोज आंसर कौन सा आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 728 के जो सबसे क्लोज आंसर दिख रहा है वो 743 नैनोमीटर। तो आसानी से देखो यार, कैलकुलेशन भले ही लेंदी है, हम कहीं देखो यार कोई कैलकुलेशन डिवाइड करने नहीं जा रहे, बस और बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा सोचना है और आप आंसर तक पहुंच जाओ। आपका काम बस और बस सही आंसर तक पहुंचना है। आपको तो यार स्टेप्स करके दिखाने नहीं है एग्जाम में, तो यार क्यों टेंशन है ना। हाँ, ऑप्शन थोड़ा क्लोज होते, 728 है, 7 मतलब 43, कोई 750 720 ऐसे होते तो थोड़ा सा हम लोग सोचते, बहुत ज्यादा गैप है यार, तो टेंशन ही खत्म कर दिए। तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा। चलिए आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जंप्स इन सच अ वे दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x to x/9। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और इस प्रोसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम x to x/9। ओके, द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा आपको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज दिया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बताना है। तो यार सिंपल यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन आपको पता होना, बस और बस यही आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो यार एक चीज तो याद ही रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, इनका क्या रेशियो होता है, वो आप जरूर याद रखें। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों मिलकर ही क्या बनाता है? टोटल एनर्जी। और रेशियो की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, जो ये रेशियो होता है, ये रेशियो याद रखना है, बहुत काम का है, क्योंकि एक वैल्यू दिया है ना, तो उससे बाकी आप तीनों वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये -2 होता है, 1 होता है, और ये 1:2, ये -1। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, कभी यदि भूल जाओ कौन सा रेशियो कितना है, तो यार ऐसा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी होना चाहिए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी -2, काइनेटिक एनर्जी +1, और ये ऐड करोगे तो -1 आ रहा है। मतलब कि यार जो बताना चाहते हैं वो ये कि यार ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो यही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होता है। पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव में होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है।
तो हाफ एम वी स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मास भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और वी स्क्वायर है तो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी की बात करें तो ये हमेशा ही निगेटिव होता है, क्योंकि कोई भी स्टेबल सिस्टम के लिए टोटल एनर्जी का निगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी बट विथ नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के सेम होता है बट विथ नेगेटिव साइन। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम है बट टोटल एनर्जी में नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी, और आपको यहाँ पे जो बोला गया काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच रिलेशन बोला गया, सिंपली ये है। ठीक है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी की पहले हम बात करेंगे, सवाल पे हम लोग आते हैं। काइनेटिक एनर्जी में बोला गया चेंज जो हो रहा है वो x से x/9 हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो जरा सोचिए, काइनेटिक एनर्जी जहां x था वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होता है विथ नेगेटिव साइन। ये x था तो ये कितना रहा होगा, -2 टाइम्स x, ट्वाइस कीजिए और नेगेटिव साइन के साथ। काइनेटिक एनर्जी x/9 हो गया तो -2 टाइम्स x/9 हो जाएगा। ये आपको बताना है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आपको निकालना है तो ये डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है ना, चेंज पॉजिटिव ही लेना है आपको, तो जो भी आपको बड़ा छोटा दिख रहा है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे -2x/9 और ये -2, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में ही लेना है। तो ये -2x/9, सर ये +4x हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा आप खुद से भी कर लो इसे। 2x, ये 9 LCM आ जाएगा, 18 - 2 16x/9। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16x/9। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट जो था वो बस और बस यही था, ये 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है। बाकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला था तो सिंपल या डिफरेंस आप निकाल दोगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा यार, ये रिलेशन याद होनी चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व किया, कॉन्सेप्ट 1 से 2 लाइन में खत्म, बस आगे के जो स्टेप्स में होते हैं वो कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आगे भी हम लोग कुछ और अच्छे सवाल देखते हैं। (27) के बाद आता है 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। सवाल क्या कहते हैं, सवाल देखते हैं। What electronic transition in Li+2 produces the radiation of same wavelength as the first line in the Balmer series of hydrogen spectrum? आपको क्या बताना है, Li2+ में कौन सा ट्रांजिशन हो जो कि सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करे जो कि बाल्मर सीरीज के केस में फर्स्ट लाइन प्रोड्यूस कर रहा था। कहने का मतलब बाल्मर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन होते हैं, बाल्मर सीरीज क्या होता है, जब ट्रांजिशन आपका किसी भी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रहा है, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट में आके इलेक्ट्रॉन रुक रहा होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ लाइंस मिलते हैं वही आपका बाल्मर सीरीज होता है। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन हम लोग किसे कहते हैं, जब 3 से 2 पे आ रहा हो। क्योंकि देखो यार, थोड़ा सा मैं एक हिंट बताता हूँ। ये मान लीजिए n = ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। जब भी कोई हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट पे आके रुक रहा हो तो ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस है यही आपका बाल्मर सीरीज को बिलोंग करता है। और बाल्मर सीरीज जो होता है ये केवल जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उसमें केवल और केवल यही सीरीज जो होता है वो आपका किससे बिलोंग करता है, विजिबल रीजन से। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार सवाल पूछा गया है। बाकी सब के सब जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करता है, बाल्मर वाला विजिबल रीजन से बिलोंग करता है, और इसके बाद के जो है पास्चन, ब्रैकेट और फंड वो आपके किससे बिलोंग करते हैं, वो आपके बिलोंग करते हैं इंफ्रारेड रीजन से। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट लाइन हम लोग इसे बोलते हैं, 3 से जो 2 होते हैं उसको हम लोग फर्स्ट लाइन बोलते हैं, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, इसी को अल्फा लाइन, इसे बीटा लाइन, इसे गामा लाइन, इसे डेल्टा लाइन। और एक होता है सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट होता है जब इन्फिनिटी से यहाँ पे आ रहा होगा, यानी इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल लास्ट, तो इन्फिनिटी से 2 पे आके रुकेगा तो उसे हम सीरीज लिमिट कह देते हैं बाल्मर सीरीज का। ठीक है, तो वो ये सब चीजें अल्फा बीटा गामा ये हर जगह यूज होती है। तो एक मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया। चलिए, तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट जो था वो ऑलमोस्ट आपको मैंने बता दिया है,
बस और बस आपको फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का बात हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन है, इसका मतलब n1 का वैल्यू जो होता है वो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं और n2 बड़ा वैल्यू हमेशा होता है। ठीक है, तो 1 बाय लैम्डा यहाँ से आप क्या लिखोगे, r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। और लिथियम प्लस 2 की नहीं, पहला वाला लिथियम प्लस 2 के लिए पूछा गया था, लेकिन आपको जो बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन दिया वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। तो ये जो बाल्मर सीरीज की बात कर रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो जेड स्क्वायर का जगह पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 1 बाय 4 बाय 1 बाय 9 इंटू 1। तो यहाँ से 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, 9 और 4 36 और 9 माइनस 4 5, तो ये आ गया 5r अपॉन 36। ठीक है, तो ये 1 बाय लैम्डा आ रहा है, ये 1 बाय लैम्डा आ रहा है, लैम्डा नहीं आ रहा है। लैम्डा निकालना चाहोगे 36 अपॉन 5r हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपसे जो बोला गया था, what electronic transition in Li+2 produces the radiation of the same wavelength as the first line in Balmer series of hydrogens। तो एक्चुअली जो पूछा गया है वो ट्रांजिशन पूछा जा रहा है, किस में, लिथियम प्लस 2 के केस में आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा होगा जो वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये वाला वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम लिथियम प्लस के लिए यदि बात करें, ये सब फॉर्मूला जो केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो Li+2 के पास भी देखोगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो 1 बाय लैम्डा की जगह पे सीधा सीधा आप 5r बाय 36 लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि वेवलेंथ सेम रखना है। r का वैल्यू r, n1 और n2 यही तो आपको ट्रांजिशन पहचानना है, कौन सा ट्रांजिशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहां से r कट रहा होगा, तो 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये 9 को इधर भेज दो, 5 अपॉन 36 इंटू 9। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक्सप्रेशन तक आपने पहुंच गया। अब आपको n1 और n2 पहचानना है। तो देखो यार, इक्वेशन आपके पास एक ही है और कोई दूसरा इक्वेशन n1 और n2 के लिए तो है नहीं, तो आप क्या करोगे यार, n1 और n2 को निकालने के लिए कैसे ट्रांजिशन पहचानोगे, तो कोई दूसरा इक्वेशन आप यहाँ पे बना नहीं सकते हो। इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ऑप्शन में n1 n2 का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना और देखना है कहाँ पे आपको करेक्ट आंसर मिल सकता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन 3 और 2 रखोगे तो n1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। पहला ऑप्शन में नहीं आने वाला, क्योंकि 36 इंटू 9 एक बड़ा नंबर है ना, तो वो तो आपको नहीं मिलने वाला। सेकंड में 6 से 3, तो 1 बाय 6 36 इंटू 9। देखो सेकंड ऑप्शन हो सकता है, तो चलिए हम एक बार सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 1 बाय n1 का वैल्यू क्या लेना है, ये n2 या n1 होगा, n1 हमेशा छोटा का वैल्यू होता है, और 1 बाय 6 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, और 36 माइनस 9 कर दोगे तो ये 36 माइनस 9 27 हो जाएगा। ये 36 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहां तो आपको ऊपर जो चाहिए था 5 से, तो ऑप्शन ये भी काम नहीं करने वाला। ऑप्शन सी की बात करते हैं, ठीक है ना, तो चलिए इसी को मिटा देते हैं, ऑप्शन सी पे अब आ जाते हैं। यहीं पे हम ऑप्शन सी में n1 को हम क्या रखना है, 6 का स्क्वायर दैट इज 36, और फिर यहाँ पे क्या रखना है, n2 का वैल्यू 9 का स्क्वायर, सॉरी यार 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। इसे सॉल्व करते हैं, 36 इंटू 81, और यहाँ 81 माइनस 36 आ जाएगा। 81 माइनस 36 करोगे तो क्या आ रहा है, 11 में से 6 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 45 आ जाएगा ना, 6 5 11 4, सही है 45। इसे थोड़ा देखो सिंप्लीफाई करके, 9 से 9 5 जा 9 9 जा, यानी यहाँ से आपको क्या मिल रहा है 5 अपॉन 36 इंटू 9, तो 5 बाय 36 इंटू 9, यही तो आपको लाना था यार, काम हो गया ना। तो इस तरह से यार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
तो एक ही इक्वेशन बन पा रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन में हीट एंड ट्रायल से हमने ऑप्शन को पुट किया और देख लिया क्या आंसर है। बहुत बार यार केमिस्ट्री में ही नहीं, बाकी मैथ्स में, फिजिक्स में भी, ठीक है ना, बहुत बार ऐसे होता है कि यार ऑप्शन से भी आप आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ट्वेंटी 8 पे आ चुके हैं हम लोग, 29 पे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो यार ये जो सवाल है इस पे हम लोग आते हैं। चलिए यार ये सवाल क्या कहता है देखते हैं हम लोग। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ दिस स्पीसीज। अच्छा, अब आयनाइजेशन एनर्जी दिया है हाइड्रोजन लाइक, कौन सा एग्जैक्टली एटम है, कौन सा स्पीसीज है हमें नहीं पता। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, इसका आयनाइजेशन एनर्जी दिया गया। आपको रेडियस कैलकुलेट करना सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ दिस स्पीसीज इज। चलिए देखते हैं। तो यार सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी देखो यार, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और आयनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर। ये आप याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर। आयनाइजेशन एनर्जी दिया है 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट के जगह पे आप क्या रख दोगे, ई नॉट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जेड स्क्वायर। तो यहां से आप जेड स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 54.4 अपॉन में 13.6, पॉइंट उड़ा दो तो ये पॉइंट उड़ जाएगा। और ये देखो 4 से कट रहा है क्या, देखो लग तो रहा है यार, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 कट रहा है बिल्कुल। तो जेड स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, इसका मतलब जेड का वैल्यू आ गया 2। इसका ये मतलब होगा कि यहाँ पे जो स्पीसीज की बात हो रही है वो कोई और नहीं, हीलियम प्लस है, ठीक है ना। हीलियम प्लस बोलना, हीलियम मत बोल देना। हो सकता है यार एक सवाल ये भी दिख जाए कि यार इसी के बाद आयनाइजेशन एनर्जी ये दे दिया गया है, इसके बाद आपको बोल देगा ये कौन सा स्पीसीज है, पहचानिए, आइडेंटिफाई द स्पीसीज। एक हीलियम, हीलियम प्लस, लिथियम, लिथियम प्लस 2, ये भी हो सकते हैं। तो यार हीलियम प्लस बोलेंगे क्योंकि ऑल दिस फार्मूलाज आर वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। ओके, चलिए। बाय द वे हमें यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ दिस स्पीसीज। तो R2 कैलकुलेट करना है। R2 का फार्मूला R नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो R नॉट को, ये एक्चुअल में एंगस्ट्रॉम है यार, आप लोग कंफ्यूज, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये एंगस्ट्रॉम है तो इसलिए आप लोग ये ओ एक क्या है ये मत कंफ्यूज हो जाना, ए नॉट है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर बोल सकते हैं। तो आर नॉट का वैल्यू एग्जैक्टली होता जो है एंगस्ट्रॉम में 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ओह यार ये तो बहुत परेशान कर रहा है। चलिए एन, एन का वैल्यू यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, तो रेडियस जो है वो सेकंड ऑर्बिट का बोला गया, तो 2 का स्क्वायर बाय जेड, जेड का वैल्यू भी 2 है तो ये कट जाएगा, तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दे, 2 9 सा 18, 2 2 4 1 5, 2 5 सा 10, तो ये 1.058 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको 1.058 एंगस्ट्रॉम? जी आपको दिख रहा है ऑप्शन भी। तो यार सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बस सबके सब एक दूसरे से इसी तरह से रिलेट होते चले जाएंगे। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 तक हमने पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो ये सवाल है। चलिए देखिए, अच्छा सवाल है। The angular momentum of an electron in helium plus moving in an orbit is h upon pi. The de Broglie wavelength associated with electron is anode is radius of first Bohr orbit of hydrogen atom. चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ h बाई पाई की जगह पे h/11 होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार हम देख लेंगे आगे, यदि ऐसा कुछ रहा तो बता दूंगा। तो सवाल में एंगुलर मोमेंटम दिया हीलियम प्लस के लिए, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और ये आप पढ़े होगे बोर्स मॉडल में, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, ठीक है ना।
तो यहाँ से जो दिया गया वैल्यू है NH/2 पाई, ये एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू h/पाई के बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से h कट जाएगा और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो एक तरह से आपको n का वैल्यू दे दिया गया, n क्या होगा 2 होगा, यानी सेकंड ऑर्बिट का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे सवाल में आते हैं। आपको निकालना क्या था, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज, तो इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, वो आपको बताना है। तो यार एक देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है ना, किसी भी ऑर्बिट में। मान लो ये जिस ऑर्बिट की बात करें वो nth ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, हम एक जनरल मान लिए nth ऑर्बिट है, और इस nth ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, रेडियस जो है वो rn है। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि यार इसमें जो नंबर ऑफ वेव्स होते हैं वो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होते हैं। थोड़ा सा डायग्राम यार, ठीक है, मतलब यदि ये थर्ड ऑर्बिट है तो इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई r होगा। जरा समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यदि किसी भी ऑर्बिट में हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो उस ऑर्बिट का रेडियस rn है, तो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई r होगा, rn होगा, और उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो कंप्लीटेड होते हैं वो n लैम्डा के बराबर होते हैं। मान लीजिए हम सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो टोटल वेव सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा। थर्ड ऑर्बिट में तो 2 पाई r n इक्वल टू 3 लैम्डा हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में तो 2 पाई r4 इक्वल टू 4 लैम्डा हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्यों ऐसा, ये रिलेशन कहां से आया, तो इसके भी बात मैं शॉर्ट में कर देता हूं तो आप कभी भूलोगे नहीं। mvr इक्वल टू nh/2 पाई होता है। और एक और रिलेशन आप जानते हो, लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन है। तो यहां पे mv की जगह पे क्या लिख सकते हो, तो यहां से mv बराबर क्या लिखा जा सकता है, h/लैम्डा लिखा जा सकता है। तो इसी को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, mv की जगह पे क्या लिख दोगे, सॉरी h/लैम्डा आ जाएगा ना यहाँ पे, h/लैम्डा। तो यहाँ पे mvr है, तो यहाँ पे हम h/लैम्डा r लिख रहे हैं। rn की बात कर रहे हैं, nth ऑर्बिट की बात हो रहा है, nh/2 पाई। तो यहाँ से h और h कट जाएगा, लैम्डा को इधर 2 पाई को इधर भेज दे, तो ये 2 पाई rn बराबर क्या आ गया, l लैम्डा आ गया। देखो, तो इसी रिलेशन की हम बात कर रहे थे, ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा। किसी भी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई r हो जाएगा, rn बोल देते, 2 पाई rn बोल देते हैं nth ऑर्बिट के लिए, और नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं कंप्लीटेड वो भी n लैम्डा के बराबर होता है। तो ये रिलेशन कहां से आया देख सकते हो, ये दो रिलेशन के हेल्प से आप ये रिलेशन तक पहुंच सकते हो। ओके, बाय द वे हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या कहता है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना था। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 पाई rn इक्वल टू n लैम्डा। rn की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, r नॉट n स्क्वायर बाई z। r नॉट की जगह पे a नॉट ले लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ से n लैम्डा, n का वैल्यू तो आपको बाय द वे क्वेश्चंस में दिया गया है, यहाँ से n से n उड़ा दो। देखो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट बच गया, आपको लैम्डा कैलकुलेट करना था ये। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r नॉट की जगह पे a नॉट, n की जगह पे क्या लोगे 2 लोगे, और z क्या ले लेना है, हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस है तो z भी आपका 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 कट जाएगा और लैम्डा आ जाएगा 2 पाई a नॉट। लैम्डा क्या आ गया, 2 पाई a नॉट। तो देख सकते हो यार कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है, ऑप्शन ए। तो अगेन अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको यदि फॉर्मूलेज रिलेशंस याद हैं तो फिर आपके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होगा ये सवाल। ओके, होप कि यार आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से उठाया, और वो 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे चैप्टर को टच करेगा हर तरीके से। तो आप जो फॉर्मूलाज या जो भी कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा क्वेश्चंस, थ्योरी, सब कुछ कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा इस एक लेक्चर से, ठीक है ना। तो हमारा पर्पस भी यही है कि कम समय में आपका चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए थ्रू क्वेश्चंस। इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, आपको अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं, आपको अलग से थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आते हैं।
If the uncertainty in the position of a particle is equal to its de Broglie wavelength, the minimum uncertainty in its velocity should be। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है याद होनी चाहिए आप लोग को, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4πm होता है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो रिलेशन होता है वो मैं लिख देता हूँ। अरे यार ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। चलिए यहाँ डेल्टा वी लिखते हैं तो मास आ जाता, यदि यहाँ डेल्टा पी लिखते हैं मोमेंटम के टर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे केवल h अपॉन 4π रहता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप इक्वालिटी की साइन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सवाल क्या कहता है, इन अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी डेल्टा एक्स जो है वो लैम्डा के बराबर है, इज इक्वल टू इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो ये आपको डेल्टा वी क्या होगा ये आपको बताना है। तो सीधा सीधा डेल्टा एक्स यदि लैम्डा दिया गया है तो लैम्डा इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4πm, और ये लैम्डा को आप इधर ले आओ तो आपको क्या मिल गया, डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4πm इंटू लैम्डा। क्या ये रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है? ये रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। अच्छा, जो आपको आंसर्स देने हैं वो v के टर्म में देने हैं, और ये v क्या है यहाँ पे, ये आपको v के टर्म्स में आंसर देने हैं। तो v के टर्म्स में देने हैं तो एक काम करते हैं यहाँ पे लैम्डा के टर्म में आपको, अच्छा सॉरी ये लैम्डा आ गया ना, तो लैम्डा के टर्म में नहीं दे, तो लैम्डा को आप रिप्लेस कर दो h अपॉन mv से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। देखो काम हो जाएगा आपका। तो ये जब रिलेशन इसमें ये जब इसमें आप पुट करोगे तो डेल्टा v इक्वल टू h अपॉन 4πm इंटू लैम्डा, और लैम्डा के जगह पे आप क्या रख दोगे, h अपॉन 4π, सॉरी h अपॉन mv। तो यहां से आप देख सकते हो ये mm कट जाएगा, h कट जाएगा, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या आ रहा है, v ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 4π, तो जो आंसर आ रहा है वो v अपॉन 4π आ रहा है। देखिए यार कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है। तो अगेन देख सकते हो यार आंसर तक हमने पहुंच गया। सिंपल क्वेश्चंस था, कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बस एक रिलेशन यूज करनी थी। ओके, तो ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, ये अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोशिश करना, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो यहाँ से। इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेज वी कर्व इज, जहां वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी जो है सब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये वी या न्यू बोलो फ्रीक्वेंसी को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है, लग रहा वी जैसा। तो स्लो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, इस पर यदि कोई एफ फ्रीक्वेंसी वाला लाइट फॉल करता है, एफ फ्रीक्वेंसी वाला, तो इसका वर्क फंक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलता है। तो यहाँ से जो एनर्जी आपका फॉल कर रहा होता है उस पर वो एच एफ होता है, और ये एच एफ जो एनर्जी यहाँ पे फॉल किया, इंसिडेंट किया, वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है। पहला वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, और बचा हुआ पार्ट कहाँ चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ से एच एफ इक्वल टू वर्क फंक्शन आपको क्या लेना है, वर्क फंक्शन कुछ दिया गया नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया ना, तो काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हो। क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में, पता है आपको? यदि नहीं पता है तो यार मैं बता देता हूँ। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हो Q इंटू वी नॉट, और यदि इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे जो इजेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो Q है इसको हम E से रिप्लेस कर देंगे, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट। मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक जाए। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। यदि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है तो ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि आप बाहर से सप्लाई दे रहे होते इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि क्या करता है, इसको
स्टॉपिंग ये क्या बोलते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है इसको स्लो डाउन करता है, ठीक है ना। और एक ऐसा पोटेंशियल जिस पे ये काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से जीरो हो जाए, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो रुक जाए, उस पोटेंशियल को ही हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा देते हैं। होता क्या है, थोड़ा सा मैं देखो ये पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। ये कुछ ऐसा है, ये आपका कैथोड होता है, नेगेटिव प्लेट, और ये आपका, अरे यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो एनोड होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा प्लेट होता है इसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस जो एनोड था हम इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल यदि बढ़ाना स्टार्ट कर दें, जरा सोचिएगा, यदि हम इधर से पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो ऐसे केस में ये इलेक्ट्रॉन और तेजी से आने लगेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना, तो उसके लिए इसका पोटेंशियल को हमें कम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? जब तक इधर साइड पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा तब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा। यदि हम रोकना चाहते हैं तो हमको इस पोटेंशियल को निगेटिव साइड ले जाना पड़ेगा, ताकि निगेटिव पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब रिपेल होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन पहले तो स्लो डाउन होगा, और एक ऐसा पोटेंशियल, एक ऐसा निगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पे ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से यहाँ पे आना बंद हो जाए, मतलब कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड जीरो हो जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक रुक जाएगा, और इस निगेटिव पोटेंशियल को ही हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको V0 से डिनोट करते हैं। अच्छा, आप बताओगे यदि हम यहाँ पे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से भी नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिए तो क्या होगा? तो जस्ट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायरेक्शन चेंज, ऐसा नहीं कि भाई प्रोसेस रुका हुआ रहेगा, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा लेकिन अब डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल का यही कर, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारा का सारा जो काइनेटिक एनर्जी था वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, Q इंटू V। अब जो पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है वो V0, इसलिए Q इंटू V0। जो चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर ये सप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Q की जगह पे E इंटू V0। तो काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पे E इंटू V0 क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। तो यहाँ पे HF इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी था जिसको हमने E इंटू V0। आपको जो ग्राफ, अच्छा ये जो V था, ये V कौन सा था, सब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सब्जेक्टेड का मतलब जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो है, तो इसलिए आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ये जो HF है, F को क्या लिख दो, V लिख दो, कोई दिक्कत। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, स्लोप बताना है, किसके बीच स्लोप बताना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वर्सेस सब्जेक्टेड फ्रीक्वेंसी V, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस में रखना है और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको x एक्सिस में रखना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट, इस इक्वेशन को आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो आप एक काम करो, इसको E V0 प्लस W इक्वल टू क्या लिख सकते हो, HV। तो E V0 इक्वल टू HV माइनस W लिख सकते हो। अब देखो जो y एक्सिस में दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर दो। देखो जब भी कोई इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करना है तो सबसे सिंपल जो तरीका, जैसे भी आप अब इसके आगे खुद से कर सकते हो, बट जिनको प्रॉब्लम आता हो इस तरह के क्वेश्चंस में कि यार इक्वेशंस को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, ग्राफ से रिलेट करना है, स्लोप, y इंटरसेप्ट ये सब फाइंड करना है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो y एक्सिस में आपको रखना है उसको इक्वेशन में जाइए और उसको y से रिप्लेस कर दीजिए। तो जो y एक्सिस में रखना था वो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल को रखना था, इक्वेशन में जो V0 दिख रहा है उसको y से रिप्लेस कर दीजिए। x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी v था, उसको आप x से रिप्लेस कर दीजिए। वर्क फंक्शन को w ही रहने देते हैं, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं है। तो यहां से y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, h अपॉन e इंटू एक्स माइनस वर्क फंक्शन w। वर्क फंक्शन को फाई भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहो। तो आपसे बोला गया था केवल स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका एक तरह से y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट हो गया, जहां पे y इंटरसेप्ट आप देख सकते हो नेगेटिव है, यानी ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, और जो स्लोप होगा x का कोफिशिएंट दैट इज h अपॉन e, ये ऐसा है, ये स्लोप है जो कि h अपॉन e के बराबर है।
तो इसका जो स्लोप होगा वो है h अपॉन ई, और आपसे तो फिलहाल सवाल में यही पूछा गया था, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा इस सवाल का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन। यार ये बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो देख सकते हो यार, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी क्वेश्चन जरूर था, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उनके लिए बहुत हार्ड नहीं है। बट हाँ, यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ में स्लोप, ये इक्वेशंस में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, तो यार आप ये मेथड जरूर यूज करें। सबसे पहले क्या करना है, जो वाई एक्सिस में दिख रहा है उसको इक्वेशन में जाके वाई से रिप्लेस कर देना। जो एक्स एक्सिस में दिख रहा है इक्वेशन में जाइए, उस टर्म को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। वाई और एक्स में आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। y का कोफिशिएंट 1 बनाना ना भूलें, अक्सर ये गलती हो जाती है। जब भी इस इक्वेशन को आप y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर रहे हो तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट e था, तो 1 बनाने के लिए मैंने e से डिवाइड मार दिया, तो यहाँ पे भी e आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो यहाँ पे भी गलती हो जाती। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया होता यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या होगा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो w ना बोल के w बाई e बोलना होता, वो भी माइनस साइड, यानी y इंटरसेप्ट माइनस w अपॉन e होगा। ठीक है, तो y का कोफिशिएंट 1 बना के उसके बाद mx प्लस c के फॉर्मेट में लाएंगे, x का जो स्लो कोफिशिएंट है वही आपका स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के आगे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो आप कर सकते हो। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए देखिए सवाल क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो बाल्मर सीरीज का बात हो रहा है, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ बाल्मर सीरीज के केस में क्या होता है। तो यार बाल्मर सीरीज आपको पहले ही बताए थे, बाल्मर सीरीज क्या होता है, जब ट्रांजिशन किसी हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा हो, तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप ऑफ लाइंस आपको मिलते हैं वही क्या होते हैं, बाल्मर सीरीज को बिलोंग करते हैं। और बाल्मर सीरीज किस रीजन से बिलोंग करता है, विजिबल रीजन से। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, अक्सर इस तरह के सवाल आपको हर जगह मिलेंगे, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ से रिलेटेड। तो फिलहाल यहाँ पे मान लीजिए ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये सब जो ग्रुप ऑफ लाइन्स है ये बाल्मर सीरीज को बिलोंग करेंगे। इसमें ये जो फर्स्ट लाइन होता है जिसको अल्फा लाइन कहा जाता है, ये बीटा लाइन, ये गामा लाइन, ये डेल्टा लाइन, इस तरह से आगे बढ़ता चला था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, सीरीज लिमिट का मतलब लास्ट लाइन। इसमें से किसका वेवलेंथ मिनिमम और किसका मैक्सिमम, ये एक आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है ना, बार बार आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जो फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है ना, ये आपका मैक्सिमम वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। और जो इन्फिनिटी से जब 2 पे आ रहा हो, बाल्मर सीरीज है इसलिए 2 बोल रहा हूं, यदि लाइमन सीरीज होता तो फिर वहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। तो फिलहाल बाल्मर सीरीज के लिए जो फर्स्ट लाइन है वो आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को देता है, और जब लास्ट लाइन से फर्स्ट लाइन पे आ रहा होगा तो वो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देता है। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देता है, और लास्ट लाइन जो होता है वो आपको सॉरी ये आपको मैंने क्या बोला, हाँ ये लॉन्गेस्ट और वो आपका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो बताना है। वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। ये मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं तो r इंटू 1/n1 का स्क्वायर, अरे यार 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रहा है तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं। लैम्डा जब मिनिमम रखना हो, मतलब लैम्डा जब मिनिमम चाहिए आपको, तो 1 अपॉन n1। n1 देखो बाल्मर सीरीज है तो n1 का वैल्यू तो फिक्स होता है, n2 का वैल्यू आप क्या लेते हो, तो मिनिमम के लिए n2 का वैल्यू मैक्सिमम लोगे। ठीक है ना, ये मिनिमम तब होगा, वेवलेंथ मिनिमम तब होगा जब n2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो इस चीज को मैं कहीं नोट करके देख रहा हूँ। फॉर लैम्डा मिनिमम, तो बाल्मर सीरीज बोल दिया तो n1 का तो फिक्स हो गया, वैल्यू 2 ही होगा। लाइमन सीरीज बोल दिया गया होता तो n1 का वैल्यू 1 होता। पास्टन सीरीज बोल दिया गया होता तो n1 का वैल्यू 3 होता। ये तो फिक्स है। बस लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट में आपको n2 का वैल्यू क्या लेना, इसी के बारे में सोचना है। तो लैम्डा मिनिमम चाहिए तो n2 का वैल्यू आप मैक्सिमम ले लो, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। n2 का वैल्यू क्या ले लो, इन्फिनिटी। और यदि कहीं लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो ऐसे में n2 का वैल्यू ले हुए मिनिमम। अब मिनिमम का मतलब जैसे यहाँ पे हम बात करें बाल्मर सीरीज के लिए तो n2 मिनिमम क्या होगा बाल्मर के लिए, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है यही आपको होगा, यानी 3 वा। n2 का वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे 3। लाइमन सीरीज होता तो फिर n2 का वैल्यू क्या लेना होता, तो लाइमन का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में सब इलेक्ट्रॉन आ रहा होता, तो वहां पे 2 से 1 जो हो जाता वो आपका मतलब लैम्डा मैक्स के लिए हो जाता।
ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए, तो लैम्डा मिनिमम की बात हो रही है, तो n2 का वैल्यू मैक्सिमम लेंगे और मैक्सिमम क्या हो जाएगा इतना, z का स्क्वायर 1 ही है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो r इंटू 1/4 और ये 0 हो गया, तो ये लैम्डा मीन इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 4/r, ये इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह से लैम्डा मैक्स के लिए बात करते हैं। जब लैम्डा मैक्स के लिए बात करेंगे तो 1/n1 का वैल्यू तो बार्मर के लिए फिक्स है, और मैक्सिमम में तो n2 मिनिमम होना चाहिए। n2 मिनिमम का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन आइटम है तो 1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करोगे r इंटू, चलिए ये सब मैं अब मिटा देता हूँ। आप लोग किसी को ये वाला जरूर आप लोग नहीं जानते होगा तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आपको उतना ज़्यादा सोचने की फिर जरूरत नहीं रहती है यहाँ पे। यदि लैम्डा मैक्सिमम चाहिए तो n2 लोगे मिनिमम, और मिनिमम चाहिए तो n2 लोगे मैक्सिमम, जस्ट उल्टा। इसे आप सॉल्व करोगे 9 इंटू 4 36, 9 माइनस 4 5, तो ये आपका मिल जाएगा 5r/36। तो यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम की हम बात करें तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, जस्ट इसे मैं रिवर्स कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 36/5r, ये इक्वेशन 2 बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा आपको रेशियो जो निकालना था वो मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो निकालना, तो मिनिमम टू मैक्सिमम, तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल हो चुका है, लैम्डा मीन अपॉन लैम्डा मैक्स, ठीक है ना। तो मिनिमम अपॉन मैक्सिमम तो क्या हो जाएगा 4/r, और यहाँ पे है 36/5r, ये r उड़ जाएगा, 4 से 9 जा उड़ गया, तो ये आंसर आ गया 5/9। 5/9 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हो हमने सही आंसर तक पहुंच गया है, जो कि हमारा हो जाएगा 5:9। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस अभी के पैटर्न में आने लगे हैं, और ये जेईई नीट दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है ना वो मैंने बता दिया, तो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा इस तरह के क्वेश्चन को करने में। तो बस और बस कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगे तो ये सारी चीज़ें भी अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर ऐड कर लें कि यार जब लैम्डा मैक्सिमम करना हो तो n2 क्या लेते हैं, लैम्डा मिनिमम हो तो n1 क्या लेते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम n2 को मिनिमम लेना है, लैम्डा मिनिमम चाहिए n2 को मैक्सिमम रखना है, ठीक है। और n2 का जब मैक्सिमम वैल्यू की बात हो तो वो इन्फिनिटी होता है, ये अंडरस्टूड है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ये आए हुए हैं पहले भी किसी एग्जाम में। इफ p is the momentum of the fastest electron ejected from a metal surface after the irradiation of light having wavelength lambda, then for 1.5 p momentum of the photoelectron the wavelength of light should be। assume क्या करना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन। तो चलिए यार इस सवाल को देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले जो सवाल में बोला गया है इक्वेशन आप लिखते चलिए। अगेन ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। P is the momentum of the fastest electron, यानी ये मोमेंटम दिया फास्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर द रेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है आप जान ही रहे हो, यदि ये कोई मेटल सरफेस है, इस पर यदि इंसिडेंट कर रहा है एफ फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के ही निकला। तो जो इंसिडेंट लाइट होता है, उसका इक्वेशन एच एफ, ये कुछ एनर्जी इंसिडेंट लाइट का कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन को ओवर करने में यूज हो जाता है, और कुछ एनर्जी कहाँ चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो p²/2m होता है। तो p इक्वल टू, यहाँ से आप लोग एक और रिलेशन याद रखिएगा, p इक्वल टू √2m ke, के या के लिख देते हैं, के मतलब यहाँ पे समझिएगा काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन को आपको याद रखना है, काम आएगा इस चैप्टर में भी, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े ही होगी, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बाय द वे हम लोग आते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। तो पहले में जब लैम्डा वेवलेंथ जब पड़ा था, लैम्डा वेवलेंथ से जब इंसिडेंट कराया गया मेटल के सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दिया गया था, सवाल समझ रहे हो। तो ये इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट फोटोन होता है ना, उसका एनर्जी है। तो ये आपका वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी की है। इसको हम एच एफ, एफ के जगह पे c/λ लिख देते हैं, लैम्डा को लैम्डा ही रखना है।
वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी को पी स्क्वायर अपॉन 2m रख देते हैं। ये m क्या होता है? m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजेक्शन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना। काइनेटिक एनर्जी किसकी देखते हैं? इलेक्ट्रॉन का। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसका देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए मास जो था वो इलेक्ट्रॉन का होता है, वो आप समझेंगे। अच्छा, फिर इसको हम इक्वेशन बनाकर यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे बोला गया देन फॉर 1.5 मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला इसका अभी तो मोमेंटम p था। अब बोला गया है कि उसी का मोमेंटम 1.5 p हो, इसके लिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट शुड बी, यानी ये लाइट का वेवलेंथ क्या होना चाहिए जिससे कि इसका मोमेंटम 1.5 p हो जाए। तो जस्ट उल्टा बोल दिया गया सवाल को। मतलब ये कि अब आपका वेवलेंथ को लैम्डा डैश कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लैम्डा डैश, लैम्डा प्राइम जो बोलिए, ये अब आपको कैलकुलेट करना। और मोमेंटम अब 1.5 p ले लिया गया। पहले मोमेंटम p था, अब 1.5 p हो गया, बस और बस ये अंतर आया। इसको हम इक्वेशन 2 बना देते हैं। एज्यूम करना था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क फंक्शन में क्या बोला गया था? काइनेटिक एनर्जी टू बी वेरी हाई, मतलब वर्क फंक्शन के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी बहुत मतलब हाई वैल्यू रखता है। इसका मतलब ये वैल्यू इग्नोर हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, यही मतलब है यार। ये वैल्यू बहुत बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए भाई, ये हटा दीजिए। इक्वेशन 1 2 आपको निकालना क्या? लैम्डा डैश निकालना था ना। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप लैम्डा डैश इजीली निकाल सकते हो। कैसे, क्या करोगे? इक्वेशन, अच्छा ये तो प्लस वाला टर्म खत्म, डब्ल्यू खत्म, तो एक काम करो, डायरेक्ट डिवाइड कर दो इक्वेशन को। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दीजिए। 1 अपॉन 2 करोगे तो HCSC कट जाएगा, ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा आ जाएगा। इधर से 2m कट जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 1.5 p का स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये p कट गया, लैम्डा डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय ये 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये लैम्डा, ये पॉइंट हटाओगे तो 100। आपका जो आंसर है कुछ ऐसा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। 25 से 9 जा, 25 से 4 जा, 4 अपॉन 9 आ रहा है, 4 अपॉन 9 लैम्डा आ रहा है। ये लैम्डा डैश नहीं होगा, ये लैम्डा, तो 4 अपॉन 9 लैम्डा आ रहा है यहाँ पे, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे बाय जो है अपॉन साइन भूल गया है, क्योंकि डिवाइड भी करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे एक्चुअल में यार बाय होगा, ठीक है ना। ये डिवाइड 1 अपॉन 2 लैम्डा, 3 अपॉन 4 लैम्डा, ऐसा होगा, 4 अपॉन 9 लैम्डा। तो जो आंसर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। बाकी स्टेप्स आपको उम्मीद है कि यार समझ में आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो यार देखो, सब तरह के क्वेश्चन हमने यार मिक्स किया हुआ है यार। 20 क्वेश्चन लिए हमने जरूर, लेकिन वो 20 क्वेश्चन ना पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा करके दे देगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए एक बार आप ट्राई करें खुद से। चलिए देखते सवाल क्या कहता है यार। The angular momentum of electron in Li plus 2 is found to be 14 h upon 11. Calculate the potential energy of system. Potential energy निकालना। देखो यार, जब भी potential energy निकालना हो तो उसको आप total energy से relate करोगे। रिलेशन याद रहना चाहिए, potential energy और total energy में क्या होता है? -2 और total energy होता है -1। मीन्स potential energy 2 times of total energy। साइन दोनों का नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम आपको दिया गया है Li plus 2 के लिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पहले आपको n की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बाद में निकालोगे, पहले आप टोटल एनर्जी निकाल लो। टोटल एनर्जी क्या होता है? -E0 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है। बात हो रहा है Li plus 2 के लिए, तो z का वैल्यू आपको पता है, बस और बस आपको क्या पता करना है? n पता चल जाएगा, टोटल एनर्जी पता चल जाएगा। टोटल एनर्जी पता चल गया मीन्स आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया, क्योंकि रिलेशन आपको तो पता ही यार, तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस होता है टोटल एनर्जी का, बस ये ध्यान रखेंगे आप। तो फिलहाल हम लोग एंगुलर मोमेंटम आपको दिया है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू mvr एंड दिस इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होता है, और ये वैल्यू दिया गया है कितना? 14 h अपॉन 11।
ये h/11, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। ये एच तो कट जाएगा, n ये 14/11 था, ये 2 पाई, पाई को मैं 22/7 लिख दे रहा हूँ, ओके। 11 से ये 2 जा, 7 से ये 2 जा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 2, 2, 4, 4, 2, 8। तो यहाँ से n का वैल्यू आपको मिल गया 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टोटल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो -2 टाइम्स, सॉरी -2 टाइम्स तो नहीं लिखेंगे, ऑलरेडी दोनों ही निगेटिव में होता है। पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव में होता है और टोटल एनर्जी भी निगेटिव में होता है। रेशियो यदि याद हो, PE KE TE, ये -2, ये 1 और ये -1, ये होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी में देख सकते हो 2 टाइम्स का रिलेशन होता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना, -E0। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है तो 13.6 ले लेंगे, ऑप्शन से भी दिख रहा होगा क्लियर। Z स्क्वायर, Z क्या ले लेंगे लिथियम के लिए, 3 का स्क्वायर बाय n स्क्वायर, n का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर। बस ये तो शायद लग रहा है मुझे आंसर आ चुका है। -2 इंटू 13.6, 3/8 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है। सी भी सेम ऑप्शन है क्या, हाँ सी भी सेम ही ऑप्शन है, तो गलती से हो गया होगा या -1 की जगह प्लस रहा होगा। बाय द वे पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में ही रहने वाला है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी बोल लीजिए या आप यहाँ पे सी बोल लीजिए, दोनों सेम ही ऑप्शन है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन जरूर था, और रिलेशन को किस तरह से यार यूज करना है, तो अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है ना तो आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा। कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो फिर क्वेश्चन लगेगा बहुत टफ है। और सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है ना वो 2 से 3 लाइन में हो रहा है, बस मैं स्टेप्स और कैलकुलेशन को दिखलाने के लिए इतना समय ले रहा हूँ। अदरवाइज 2 से 3 लाइन में आप बना सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो बस और बस जो भी मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिया वो बस और बस आपका कॉन्सेप्ट को अच्छा कर रहा होगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर। तो यहाँ पे रेडियल नोड्स बताने हैं आपको। तो रेडियल नोड होते क्या हैं, तो नोड्स क्या होते हैं, तो नोड्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, मींस अ पॉइंट एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड नोड, ठीक है। और रेडियल नोड का मतलब किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक सर्टेन रेडियस पे यदि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो आपका रेडियल नोड कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से किसी फिक्स डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग, ऐसे नोड्स को हम लोग रेडियल नोड्स कहते हैं। और आप देख सकते हो इस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे यदि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऐसे में जो बनेगा नोड्स उसको रेडियल नोड्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये रेडियल नोड्स का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल, क्योंकि जो नोड्स होते हैं ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो 3D कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम सर्कुलर ना बोल के स्फेरिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो भी स्फेयर पे जो भी पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रेडियल नोड निकालते कैसे, तो रेडियल नोड निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-l-1। एक एंगुलर नोड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए एंगुलर नोड भी याद रखिएगा। एंगुलर नोड क्या होता है, किसी भी एंगल पे आप जा रहे हो और उस एंगल पे उस डायरेक्शन में, एंगल या डायरेक्शन बोल लीजिए, उस एंगल पे उस डायरेक्शन में कहीं भी जा रहे हो और इलेक्ट्रॉन का पाए जाने का प्रोबेबिलिटी यदि 0 है तो उसे हम एंगुलर नोड बोल देते हैं। और एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली एल होता है। जैसे एस सब सेल है तो एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0, तो फिर आपका एंगुलर नोड 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से पी सब सेल के लिए 1 तो एंगुलर नोड 1 जाएगा। फिलहाल 3s के लिए रेडियल नोड क्या हो जाएगा, तो n का वैल्यू 3s में 3 है, l का वैल्यू s सब सेल के लिए 0 होता है, -1 तो 2 हो गया। और 2p के लिए, तो 2p के लिए रेडियल नोड क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 1, -1 तो ये आ गया 0। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 2, 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन था, ये आप ध्यान में रखिएगा।